नमस्कार। बेहद चौंकाने वाली खबर है। वैसे मैंने कल वीडियो बनाया था, आपको बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने उसका थंबनेल देख के समझा होगा कि आजकल लोग थंबनेल में बढ़ा चढ़ा के सेंसेशनलाइज कर देते हैं खबरें। तो मैंने वो कर दी है और लिख दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में। पर जिन्होंने वीडियो देखा उनको समझ में आ गया है और आज उसी पर आगे जाके एक नया डेवलपमेंट आया है। अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं जो खुलेआम अपने मुंह से नेतन्याहू बयान कर रहे हैं। यानी इजराइल एक ऐसे खतरनाक मोड़ पे खड़ा हुआ है जहां पे या तो वो लोकतंत्र चुन ले या हिटलर के रास्ते पर जाते हुए इजराइल को देखें। ये अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रास्ट है कि जिन यहूदियों ने सबसे ज़्यादा यातना सही है हिटलर के हाथों, अब उनका अपना देश हिटलर वाले रास्ते पर जाता दिखाई दे रहा है। यानी नेतन्याहू एक तरह से वो करने जा रहे हैं जो कभी हिटलर ने किया था। मैं आपको बताऊंगा कि नेतन्याहू के अब इरादे क्या हैं, क्या दृष्टिकोण उनका दिखाई दे रहा है, वो अंदरूनी चुनाव देखने के बाद किस तरह के खतरे में पड़ गए हैं, और जब वो खतरे में पड़े हैं तो कैसे लोकतंत्र खत्म करके सारा सिस्टम अपने हाथ में लेने की जिद पर अड़े हैं। और ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई हैं जिनके बाद अगर इजराइल में कोई थोड़ी समझदार सत्ता आ जाती है तो नेतन्याहू पूरे जीवन शायद जेल से ही ना निकल पाए। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। एक खबर यह है कि नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दे दिया है। किसको दे दिया? अपनी ही पार्टी को, लिकुड पार्टी को। कहा कि भाई साहब, या तो जो कह रहा हूं सुन लो, वरना मैं पार्टी में बगावत करने वाला हूं। तो क्या करना है? नेतन्याहू को लग रहा है कि मैं सबसे पॉपुलर हूं, अभी वॉर हेड कर रहा हूं, लिकुड पार्टी में अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या रहेगा। हिटलर ने भी ऐसा किया था, हम चले गए वहां पे। वो ये कह रहा है कि अब से जो अगला चुनाव आ रहा है उसमें प्राइमरीज ना हो, मतलब जो कैंडिडेट बनाए जाएं उनका चयन सीधे ऊपर से हो। एक विकल्प तो उसने ये दिया है। दूसरा वो ये कह रहा है कि जो टिकट दिए जाएंगे पार्टी के, क्योंकि वहां पर पार्टी के टिकट हाईकमान नहीं देता है, जनता चुनती है। तो अब वो कह रहा है कि जैसे भारत में होता है कि हम चुनने कौन मेंबर होंगे, पहला विकल्प, या फिर रिजर्वेशन कर दो, यानी जो सांसद बनेंगे उसमें कुछ रिजर्व हो जिनको नेतन्याहू खुद चुने। और इसका जो विश्लेषक है वो सीधा मतलब ये निकाल रहे हैं कि नेतन्याहू अपने आप को खतरे में पा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि वो खुद और उनके अपने लोग कहीं ऐसा ना हो कि प्राइमरीज ही हार जाएं। यानी जो प्राथमिक नीचे का चुनाव होता है, जब वो हार जाएंगे तो वो सांसद का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो प्रधानमंत्री बनना तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सर्वे में नेतन्याहू को 92% लोगों ने ये मान लिया है कि नेतन्याहू हार गए। ज़्यादातर लोगों ने ये माना कि भैया ईरान जीत गया और इसके पीछे जिम्मेदार नेतन्याहू के फैसले हैं। यानी उनके खिलाफ भयंकर माहौल अंदर बना हुआ है, तो वो पार्टी पे करना चाह रहे हैं कब्जा। भारत में हम ये रोज़ देखते रहते हैं, कोई भी नेता अपनी पार्टी पे कब्जा कर लेता है तो हम लोगों को अजीब नहीं लगता, लेकिन दूसरे देश के लोगों के लिए ये बड़ी समस्या है, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र को इस रूप में कभी देखा ही नहीं। इसलिए इजराइल के अंदर भयंकर बगावत हो रही है और उन्हीं की पार्टी के लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और उनका कहना यह है कि इससे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही एक उदाहरण हिटलर का दिया जा रहा है जो नेतन्याहू की हरकतों से मिलता जुलता है। मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था 1934 में। दरअसल क्या, हिटलर जो ना भाषण देने में बड़ा एक्सपर्ट था। भाषण देता था, लोग एकदम दीवाने हो जाते थे, जान देने को उतारू हो जाते थे। इस वजह से वो एक बड़ा नेता बन गया और 1921 में उसने सीधे पार्टी को धमकी दे दी, मैं पार्टी छोड़ दूंगा वरना मेरी पावर बढ़ाई जाए। पार्टी के अंदर के लोगों को लगा कि इस आदमी के भाषण से तो लोग आकर्षित होते हैं, अगर मैं इसको हटा देंगे हम और हम ये कहेंगे कि नहीं भाई होगा तो लोकतंत्र से होगा, तो ये चला जाएगा और पार्टी हार जाएगी। तो बोले इसकी बात मान लो, जैसे आज की तारीख में मोदी जी का मामला है या पहले के समय में अटल जी का मामला मान लो
तो इनको अलग करने का मतलब ये है कि ये लोग जादू तो है ही बोलने में। अब अलग बात है, वो कोई टेलीप्रॉम्प्टर कह रहा होगा, कुछ सोच रहा होगा, ठीक है, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं वो जो बोलते हैं उसके पीछे। बहुत सारे यहाँ से लेके विदेशों तक लोग उनकी मदद करते हैं, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहेंगे, पता नहीं उसका सच क्या है। बहरहाल वो कीस में हिटलर ने अपने हाथ में लिया और पूरे नेतृत्व को झुका लिया, और उसने पार्टी का नाम बदल दिया। जिस पार्टी में था उसका नाम रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में हुआ नाजी पार्टी। इस पार्टी की जो फिलॉसफी हिटलर लेके आया, देखिए वही धमकी दी जो नेतन्याहू दे रहा है। नेता सर्वोच्च है, ये नेतन्याहू कह रहा है मैं तय करूंगा कौन कैंडिडेट होगा, आदेश ऊपर से नीचे आएंगे। ये कह रहा है कि प्राइमरीज मत करो, नीचे के लोग आदेश का पालन करेंगे और नेता को चुनौती नहीं देंगे। और इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हुए उसने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिसमें उसने आपातकालीन अधिकार ले लिए, विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन ली और राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया। उसने एक नियम बनाया जिसका नाम था नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स। नाइव्स मतलब नाइफ्स, चाकू। और उसने कई नेताओं को मरवा दिया अपनी पार्टी के। और कुल मिला के ये हुआ कि एक बड़ी ताकत बन गया हिटलर। अब नेतन्याहू उसी फार्मूले को अपनाने की बात कर रहा है। एक तरफ वो पार्टी में नियंत्रण चाहता है, दूसरी तरफ वो चुनाव की चुनौतियां देखते हुए अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है। और नेतन्याहू ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करके एक तगड़ा बयान दिया है, क्योंकि अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा बहुत सारे बयान आए कि 2/3 हथियार तो तू हमसे लेता है, छोड़ा किस बात पे हो रहा है, इजराइल के, वगैरह वगैरह। अब नेतन्याहू कह रहा है कि हम इजराइल को अब हथियारों में आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम एक मोटा बजट उसने फिक्स किया है और कह रहा है अब हम अमेरिका से हथियार लेने से ही हट जाएंगे, हम खुद ही हथियार बनाएंगे। ये अमेरिका को चुनौती है, क्योंकि अमेरिका किसी को अगर हथियार बेचता है तो दूसरे हाथ से उसको डॉलर मिलते हैं, वो हथियार मुफ्त में नहीं देता है। और अभी कम से कम भारत के साथ जब डील हुई तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसने ट्रेड बैलेंस को फिट करने के लिए बहुत सारे हथियार हमको बेचे कि भाई तुम हमको ज़्यादा माल बेचते हो, हमसे कम सामान खरीदते हो, लो हथियार खरीदो। अब तो ये हो गया है कि जो हमारी तोपें हैं उसके मेंटेनेंस के भी सैकड़ों 664 मिलियन डॉलर या जो भी आया, एक अमाउंट आया है, उसका ठेका दे दिया हमने अमेरिका को खुश करने के लिए। उनका जो अलगोर है, अलगोर कह रहा हूँ, उनका जो सर्जियो गोर है, जो राजदूत है यहाँ पे, वो जा के चीफ मिनिस्टरों से मिल रहा है। आप सोचिए प्रधानमंत्री कितने कमज़ोर होंगे कि हमारे मुख्यमंत्रियों से अमेरिका का राजदूत सीधे मुलाकात कर रहा है। हमारी सरकार को लग ही नहीं रहा कि हमारे आंतरिक मामलों में क्यों घुस रहा है भाई। कभी विजय से मिलता है, कभी स्टॉलिन से मिलता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, और वो भी यहाँ से या तो पैसा ले जा रहा है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, या हमको हथियार बेचने की बातें कर रहा है। अमित शाह से मिला, अमित शाह को बोला हथियार खरीदो, उनकी कुछ बातचीत हुई, हथियार खरीदो। तो कुल मिला के अमेरिका जो हथियार बेचता है इजराइल को, उससे माल भी कमाता है। तो इनडायरेक्ट में ये अमेरिका को धमकी भी है और ये भी है कि भाई हम तेरे भरोसे नहीं रहेंगे। तो ये उसने उनको धमकी दे दी है। तो ये जो एक चीज़ निकल के आ रही है, इससे पता चल रहा है कि नेतन्याहू के इरादे किस तरह खतरनाक हैं। वहाँ पर सीधे, अब आप तो कह रहे थे हिजबुल्लाह वगैरह वगैरह, तो लेबनान को तो आप मानते हो, लेबनान ने भी कह दिया भैया अपनी सेना यहाँ से वापस ले जाओ। अब ये कह रहा है मैं नहीं ले जाऊँगा, अड़ा हुआ है। ये एक बड़ी समस्या हो गई है। और समस्या के बीच में अभी जो बड़ी खतरनाक चीज़ है वो ये है कि ये कौन सा आदमी है जो हाथ में तानाशाही पकड़ रहा है। ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, हिटलर का भी बाप है। मानव इतिहास में आज तक कोई भी शासक ऐसा नहीं हुआ है जिसके खिलाफ इतनी बड़ी और क्लियर कट रिपोर्ट आई हो संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था की। नेतन्याहू के खिलाफ जो रिपोर्ट आई है वो हिला देने वाली है। संयुक्त राष्ट्र का एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना, एक जांच आयोग बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग, स्वतंत्र आयोग है ये। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है, और इस रिपोर्ट ने जिस तरह से नेतन्याहू के कर्मों को सामने रखा है, आप जितने अभी तक सुनते हैं तानाशाहों के नाम, वो सब इसके आगे फेल हैं। इतना क्रूर कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देगा। रिपोर्ट कहती है कि गाजा में
नेतन्याहू ने जानबूझकर बच्चों को निशाना बनाया, जानबूझकर निशाना बनाया गया और मारा गया, कोट अनकोट बता रहा हूं। आयोग को कहना है कि यह निष्कर्ष उसके द्वारा जो सबूत इकट्ठे किए गए, गवाहियां इकट्ठी करी गई और घटनाओं का विश्लेषण किया गया, उसके आधार पर निकाला गया है। मतलब ग्राउंड पे जाके उन्होंने पता किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 23 से अक्टूबर 25 के बीच मारे गए लोगों में 30% बच्चे थे और कुछ मामलों में नरसंहार की मंशा से बच्चों को मारा गया। आप इनको, ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये शब्दों में हो सकता है उतना खतरनाक ना हो, लेकिन आप 2 मिनट आंख बंद करके कल्पना कीजिए कि छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा हो ढूंढ ढूंढ के। नस्लें खत्म कर दो। जैसे एक बार याद कीजिए, पाकिस्तान में कुछ आतंकवादियों ने सेना के अधिकारियों के बच्चों के स्कूल में जाकर शूट आउट किया था, लेकिन वो सेना के अधिकारियों पे हमला था। यहां पर उन लोगों पे जो आपसे लड़ ही नहीं सकते हैं, जो कमजोर लोग हैं। पूरा गाजा पट्टी हमास नहीं है, उनको मारा गया। और वहां उसके जो अध्यक्ष आयोग के वो भारतीय हैं, जिनको संयुक्त राष्ट्र ने बनाया, श्रीनिवास मुरलीधर। और उन्होंने कहा कि जो सबूत मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, वो कहते हैं कि इस आदमी ने बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया। और ये भी बात और भी खतरनाक है, क्योंकि पहले भी इस तरह के अलग अलग आयोगों से इस आदमी की ये पिशाची वृत्तियों का पता लग चुका है। जून 26 में संयुक्त राष्ट्र का जांच आयोग, जिसकी रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, उसने बताया, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका ने 23 से 26 के बीच में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक मामला जायज किया, जिसमें कहा गया कि नरसंहार को लेकर जो दुनिया भर का कन्वेंशन है उसका ये उल्लंघन कर रहा है, यानी जो गाजा में हो रहा है वो नरसंहार है। और उस एप्लीकेशन में साउथ अफ्रीका ने कहा कि इनके सार्वजनिक बयान जो हैं वो भी नरसंहार वाले हैं। अभी तो देखा ना आपने, लेबनान के बारे में भी वही कह रहा था, अभी परसों उनका मंत्री कह रहा था पूरे लेबनान को जला डालो। और ये बताते हैं कि गाजा की पूरी आबादी से नफरत करता है। ये साउथ अफ्रीका ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने इस बारे में अपनी शिकायत जायज की थी। ह्यूमन राइट वॉच, ये भी एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच करके एक बहुत बड़ा संगठन है, और उसने आरोप लगाया कि गाजा में ऐसे हमले हुए जिसमें सैन्य लक्ष्य स्पष्ट नहीं था। लगता नहीं था कि यहाँ पर कोई दुश्मन होगा इनका, या कोई फौज होगी या कुछ होगा। और नागरिक क्षति अत्यधिक हुई वहाँ पर, यानी नागरिकों को मारा गया। स्कूलों, शरणार्थी कैंपों, घनी आबादी वाले इलाकों और बच्चों की मौतों का डॉक्यूमेंटेशन किया ह्यूमन राइट वॉच ने, और स्वतंत्र युद्ध अपराध जांच भी करने की मांग की। यानी ये आदमी किस हद तक वहशी टाइप की हरकतें कर रहा है, ये अलग अलग चीज़ों में आ चुका है। और इसके साथ साथ यूएन स्पेशल रिपोर्टर्स में कहा गया, ये अलग चीज़ है, और उसमें कहा गया कि बच्चों की डेथ रेट, भूखमरी, अस्पतालों का विनाश और ह्यूमन जो असिस्टेंस आने वाली थी, मानवीय साधना, जो सहायता दुनिया भर से लोग भेज रहे थे, वही गरीबों का राशन वाशन वगैरह, उसमें अड़ंगे लगाना, ये केवल एक युद्ध का दुष्प्रभाव नहीं था जिससे गाजा बर्बाद हुआ, जानबूझकर लोगों को मारा गया। और कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि ये नरसंहार है और या नेतन्याहू सरकार इसमें शामिल है, जांच होनी चाहिए। गाजा में जो विदेशी डॉक्टर काम कर रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया, जो अलग अलग देशों के सर्जन थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने बाकायदा मीडिया पे, टीवी पे इंटरव्यू वगैरह दिए, चिट्ठियां लिखी कि ऐसे बच्चों का इलाज किया जिनके सिर, गर्दन या सीने में गोली मारी गई थी। इन डॉक्टर ने आरोप लगाया कि ये पैटर्न कोई अचानक नहीं दिखता। इस बयानों के बाद में इसको प्रकाशित किया गया था और दुनिया भर में इसका समर्थन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जो आयोग है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, मतलब जो अपराधों की जांच करता है, उसने 2024 में एक वारंट जारी किया नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ, और कहा
कि नागरिक आबादी को भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं से वंचित करने तथा नागरिकों पर हमलों से जुड़े संभावित युद्ध अपराधों के मानवता के विरुद्ध जांच के पर्याप्त आधार हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा नेतन्याहू वहाँ से निकलता है तो बचते बचते जाता है, क्योंकि जो आईसीसी के मेंबर देश हैं वो तुरंत इसका जहाज उतार लेंगे। अब आप सोचिए कि कौन आदमी है ये, और ये अपने देश की सत्ता पे कब्जा करने जा रहा है। मैं दूसरे कोई देश के किसी आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने दंगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटे हैं इसके सामने। नफरतें वैसी थी लेकिन, पर ये बहुत बड़ा है। और अब आप कहेंगे कि अमेरिका इसको रोक नहीं सकता? 10 बार रोक सकता है। अमेरिका ने 10 बार इसको रोका है। अमेरिका के हाथ में है, चाहे तो जब चाहे नेतन्याहू को निचोड़ दे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जो आप स्वेज नहर देखते हैं, स्वेज नहर के बगल में एक पेनिनसुला है, प्रायद्वीप। मैंने कल आपको बताया था प्रायद्वीप क्या होता है। जो भूभाग 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको पेनिनसुला कहते हैं। जैसे हमारा साउथ इंडियन पेनिनसुला 3 तरफ से घिरा हुआ है, नीचे भी पानी है, साइड में भी, इधर भी। तो वो पूरा जो सिनाई है, सिनाई पेनिनसुला, वो इजिप्ट का होता था, मिस्र का। और एक तरफ मिस्र, उसके बाद स्वेज नहर, फिर सिनाई पेनिनसुला। इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के बाद में वो स्वेज नहर पे कब्जा करना चाहता था। एक तरफ इजिप्ट की फौजें, मिस्र की फौजें, और दूसरी तरफ इजराइल की फौजें। इजराइल, स्वेज नहर मोटी कमाई का जरिया है, और पूरा जो इजिप्ट है उसकी अर्थव्यवस्था वहाँ से चलती है। तो बाकायदा तब जो अमेरिका के दबाव के कारण इसको सिनाई पेनिनसुला खाली करना पड़ा था, यानी इसको पीछे हटना पड़ा था। और बदले में इजिप्ट को कहा गया कि तुम इसको देश के तौर पर मान्यता दे दो, जो उसने दे दिया। आज भी वो इसको देश मानता है। इजराइल की एक एम्बेसी मिस्र में भी है। और ये बात 1956 की बात है। ये 1956 में बाकायदा ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलके इसको हिस्सा को हथिया लिया था। तब अमेरिका ने बाकायदा, आइजनहॉवर जो थे वो राष्ट्रपति, उन्होंने दबाव डाला और इसको वापस करना पड़ा। इससे ये पता चलता है कि अमेरिका के पास ताकत है। रीअसेसमेंट करना शुरू कर दिया था गेराल्ड फोर्ड के प्रशासन ने 1975 में। कहा ठीक है, हम इजराइल नीति की समीक्षा करते हैं। रीअसेसमेंट का मतलब यह कि अब हमको रखना है कि नहीं रखना। तुरंत बुद्धि शुद्ध हो गई, और आखिर में इजराइल ने समझौता कर लिया। 78-79 में कैंप डेविड समझौता हुआ। जिमी कार्टर ने लगातार दबाव डाला और पूरा सिनाई फिर से उनको लौटाया गया। ये जो मैं पहले किस्सा बता रहा था कि इन्होंने कर लिया था, वो 78-79 का था। और इसी तरह से 91, 98, 21 में बहुत सारे मौक़ों पे गाज़ा में युद्ध विराम के लिए 24-25 में, जब ये लोगों को सहायता नहीं देने दे रहा था, तो अमेरिका ने दबाव डाला और इजराइल से अपनी बात मनवाई है। आज भी अमेरिका चाहे तो बात मनवा सकता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि धरती पर इतना क्रूर, इतना बुरा आदमी अपने देश की लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता पर काबिज होना चाहता है। आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि इसी आदमी ने पहले अदालतों की चोर नेताओं के खिलाफ फैसले देने की क्षमता को छीनने की कोशिश की, और ये संविधान में बदलाव की कोशिश की कि अगर कोई चोर घोषित हो जाए तो उसे गद्दी ना छोड़नी पड़े। तो कुल मिला के जिस नेतन्याहू को आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही हिटलर के नक्शे कदम पे चल रहा है, और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और इससे ये भी पता लगता है, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, कि इस समय नेतन्याहू की कुर्सी तगड़े वाले खतरे में है। कहीं प्राइमरीज ना हार जाए, ये भी उनको डर लग रहा है, तो वो सत्ता पे कब्जा करना चाह रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।